नमस्कार व्यूअर्स, आज हैं हमारे साथ डॉक्टर सुहास साकरे। ही इज़ PhD इन आयुर्वेदा और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं जो पंचकर्मा को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, व्यूअर्स शेयर करते रहते हैं और इस तरह की उनकी जो मन में मिस चलते हैं उसको आज आंसर करेंगे डॉक्टर सुहास। तो वेलकम डॉक्टर सुहास टू आवर शो। नमस्कार व्यूअर्स, थैंक यू टू हैविंग मी हियर। तो डॉक्टर साहब, जो हम सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं दैट इज़ के क्यों नहीं सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करवाया जाए, वाई टू ऐड दिस पंचकर्मा थेरेपीज? ओके, इसका ना मैं बड़ा सहज तरीके से और ग्रंथोक्त आंसर देना चाहता हूँ। तो आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 16 में बताया है, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने ही जीता संशोधने ही तू न तेषाम पुनरुद्भव। इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई भी दोष एक लिमिटेड लेवल पे बढ़ने के बाद आप लंघन, पाचन इत्यादि क्रिया करके या फिर मेडिसिन देके उसको रोक सकते हो या फिर उसको मेंटेन कर सकते हो। बट संशोधन मतलब पंचकर्मा जैसी क्रिया है या फिर थेरेपीज, इसमें एड ऑन होने के बाद वो व्याधि आपको भविष्य में पुनरुद्भव मतलब रिकरेंसी उसकी बिल्कुल भी नहीं रहती है और वो बार बार आपके शरीर में उत्पन्न होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम होते हैं। इस वजह से पंचकर्मा थेरेपी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ कोई भी वैद्य ऐड करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो सर, ये जो नॉर्मल एक मसाज एक मन में लोगों के रहता है कि जो मसाज है वही पंचकर्मा है, कुछ लोग तो स्पा में ही चले जाते हैं कि वहाँ मसाज अच्छे से होगी। तो इज इट सेम और समथिंग इज़ वेरी स्पेशल अबाउट पंचकर्मा? देखिए, आयुर्वेद की तरफ आने वाला मोस्टली पेशेंट अभी क्रॉनिक डिजीज़ को लेके आता है। तो जब भी क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट आता है तो हम उस व्यक्ति की प्रकृति, दोष, बल, वय, काल, अवस्था इत्यादि सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं और उस अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति को कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जानी चाहिए या फिर कौन सी पंचकर्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उसका व्याधि तुरंत ही ठीक हो जाए और परमानेंटली क्योर हो जाए। तो डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी बात है कि दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पा ट्रीटमेंट। तो इसमें जब हम पंचकर्मा के लिए कोई पेशेंट आता है तो उसको क्या यहीं पे हॉस्पिटल में ही आना ज़रूरी है या घर पे भी वो पंचकर्मा करवा सकते हैं? ये देखिए, पंचकर्मा हमारे लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसा है और ये एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में की जाने वाली प्रक्रिया है। पंचकर्मा मेजरली 5 कर्मों के साथ वर्णन है। उसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, ये 5 कर्मों के साथ उस पेशेंट को हम एनालाइज करके डिसाइड करते कि इनमें से कौन सा कर्म उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। देखिए, स्पा में करने वाली जो मसाज है या फिर जो कुछ भी लाइन ऑफ थेरेपी है वो बहुत डिफरेंट है आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी से। ठीक है, इसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म मतलब प्री प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर, इस प्रकार की प्रक्रियाओं में डिवाइडेड है। और कोई भी पेशेंट हमारे पास जब आता है पंचकर्मा के लिए तो हम उस व्यक्ति को डिसाइड करते हैं कि उसमें 5 कर्मों में से जो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण है, इन 5 कर्मों में से उस व्यक्ति के लिए कौन सा योग्य कर्म है वो डिसाइड करके सभी तरीके से एनालाइज करके उस व्यक्ति को हम फिक्स करते हैं कि इस कर्म के साथ चलना है और उस व्यक्ति का व्याधि दूर करने के लिए, डिजीज दूर करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ कार्य करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन है या थॉट रहती है कि पंचकर्मा ना काफ़ी स्लो एक प्रोसीजर है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इज़ इट लाइक दिस और मतलब ये आसान है? देखिए, पंचकर्मा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है क्योंकि हम उस व्यक्ति की क्रॉनिसिटी, उस डिजीज़ की एनालाइज करके डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति को कौन सा पंचकर्म कितने समय के लिए देना है। 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं और उस अकॉर्डिंगली उस पेशेंट के लिए फिक्स करते हैं कि इतना समय तक उसका कर्म होना ही होना है। तो जब भी वो पेशेंट हमारे पास कोई डिजीज़ लेके आता है तो आचार्य चरक ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि उस व्यक्ति के दोष सेलेक्ट करो, वात, पित्त, कफ के अनुसार। दुष्य सेलेक्ट करो मतलब सप्त धातु को सेलेक्ट करो और इनकी जो समूर्छना होती है उससे जो व्याधि घटक उत्पन्न हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो कर्म है वही फिक्स करो। उस कर्म को कितना समय करना है वो डिसाइड करता है वो वैद्य ही। और डॉक्टर सुहास, एक और मिसकंसेप्शन ये है कि जो पंचकर्मा थेरेपीज़ है ना वो उससे बहुत अनकंफर्टेबल बंदा फील करता है। इज़ इट लाइक दिस? देखिए, अगर आप अपनी कहीं पे भी बॉडी के रिगार्डिंग सर्जरी करने चले गए
तो वो भी एक अनकंफर्टेबल प्रोसीजर है। वहाँ पे एनेस्थेसिया का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से पंचकर्मा भी आयुर्वेद के जगत की एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम बहुदोष मतलब दोष बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद, एक डिजीज़ क्रॉनिक अवस्था में आने के बाद हम करने वाली ट्रीटमेंट फिक्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को सोराइसिस है, उस सोराइसिस में पंचकर्मा का एक मुख्य कर्म वमन कर्म हम अगर उसमें उपयोग करते हैं, तो वो वमन कर्म में आर्टिफिशियल एमेसिस है, उसमें वो अनकंफर्टेबल ज़रूर होगा, बट उसका व्याधि पूर्णतः ठीक होगा, उसका डिजीज़ पूर्णतः ठीक होकर वो व्यक्ति सुदृढ़ हो जाएगा। तो इस वजह से इसको अनकंफर्टेबल ना सोचे, अपने डिजीज़ की क्रॉनिसिटी को जाने और उसको ट्रीटमेंट के लिए पंचकर्मा का ज़रूर लाभ उठाए। डॉक्टर सुहास, एक ये भी रहता है कि क्या सभी एज ग्रुप के लोग पंचकर्मा करवा सकते हैं, या छोटे बच्चों और मतलब ओल्ड एज में ये नहीं पॉसिबल होता? नहीं, हमारे पंचकर्मा में डिवीजन है, वयोमान मतलब एज की अवस्था के अनुसार ही पंचकर्मा डिसाइड किया जाता है। हम बाल, वृद्ध और गृहिणी में पंचकर्मा अवॉइड करते हैं। और आचार्यों ने ज़रा स्पष्टीकरण दिया है कि अक्षीण बल मांसस्य, मतलब जिसका बल और मांस क्षीण नहीं है, उन व्यक्तियों में संशोधन क्रिया मतलब पंचकर्मादि क्रिया करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं ना, उनको लगता है कि मतलब जब मैं भी इवन सोचता था पंचकर्मा के बारे में, तो दिमाग में दो ही चीज़ें आती थी कि कोई बॉडी को, पूरी फुल बॉडी को मसाज दे रहा है और उसके बाद मेरे माथे पे एक जो है तेल की धारा डालेंगे, शिरोधारा जिसे बोलते हैं। तो ये और जो नॉर्मल पंच मसाज है या स्पा ट्रीटमेंट्स हैं और जो पंचकर्मा है, इसमें कितना को डिफरेंस है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अभ्यंग है, मसाज है, वो पूर्व कर्म में आता है, और ये मसाज आपके स्पा के मसाज से बहुत डिफरेंट है। जब भी कोई हमारा थेरेपिस्ट या फिर पंचकर्मा तज्ञ मसाज करता है, अभ्यंग करता है, तो उस व्यक्ति के मसल की ओरिजिन इंसर्शन के अनुसार, प्रतिलोम अनुलोम गति के अनुसार कहाँ प्रेशर देना है, उस तरीके से चीज़ें एनालाइज करके वो अभ्यंग करता है। तो वो मसाज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हमें यहाँ पे डीप टिश्यू मसाज की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमें उस व्यक्ति के ब्लड के सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट है, उस व्यक्ति के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट है। और जब भी पंचकर्म किया जाता है, तो पंचकर्मा से पहले पूर्व कर्म किया जाता है, तो उस पूर्व कर्म में आपके दोष सम्मिलित होते हैं, और जब पंचकर्मा का मुख्य कर्म होता है, तो वो दोष निकलने में और ज़्यादा आसानी होती है। इस वजह से जो अभ्यंग है वो पंचकर्मा के पूर्व कर्म में आया हुआ है। और अगर किसी व्यक्ति को केवल अभ्यंग करवाना है अपने ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, अपनी मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी के लिए, तो भी अभ्यंग बड़े ही सहजता से और एक अच्छे तज्ञ थेरेपिस्ट के पास से ही करवा लेना चाहिए। वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। डॉक्टर साहब, और शिरोधारा जो है वो इज इट लाइक जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, या इसका और भी कोई फ़ायदा होता है? देखिए, बहुत सारे थेरेपीज में आने वाली एक शिरोधारा प्रक्रिया है, और वो भी बड़ी ही मुख्य प्रक्रिया है। वो केवल और केवल आपके ब्रेन की रिलैक्सेशन के लिए ऊपर काम नहीं करता है। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, फटीग रहना, या फिर बहुत सारे डिजीजेस जो आपके गट और ब्रेन के साथ कनेक्ट रहते हैं, जैसे IBS, IBD, इन बहुत सारी डिजीजेस में भी हम शिरोधारा का वर्णन करते हैं। तो जैसे लोगों के मन में एक कंसेप्शन है कि शिरोधारा में केवल तेल का इस्तेमाल होता है, बट हम तक्र का इस्तेमाल करते हैं, गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं, गाय की घी का इस्तेमाल करते हैं, मेडिकेटेड डिकॉक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। उस व्याधि के अनुसार, उस व्यक्ति के अनुसार हम वो डिसीजन लेते हैं और शिरोधारा प्रोसीड करवाते हैं। तो डॉक्टर सुहास, कुछ ऐसा भी है पंचकर्मा में, मतलब लोग सोचते होंगे कि कुछ जल्दी हो जाए, कुछ आसान हो जाए, कम टाइम ले पर परमानेंट उससे रिलीफ मिले, ऐसी भी कोई थेरेपीज हैं? हाँ, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ का वर्णन किया है, जैसे कि अग्निकर्म है, विद्ध कर्म है, प्रक्षालन है, उपनाह है, कटी बस्ती है, रिद बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, इत्यादि अनेक प्रकार की जो थेरेपीज़ है बहुत कम समय लेती है, आपका 15 से 20 मिनट का टाइम लेती है, और आपको परमानेंट, क्विक और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये भी पंचकर्मा का ही पार्ट है सर, या ये जो थेरेपीज हैं ये कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स रहते हैं? नहीं, ये कोई पंचकर्मा का पार्ट नहीं है, ये कुछ इंडिपेंडेंट थेरेपीज़ है जो कि उस व्यक्ति के डिजीज़ को एनालाइज करके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। सर, पंचकर्मा करवाने के लिए क्या सिर्फ घर से आके करवा के जाया जा सकता है, या रहने की भी जरूरत पड़ती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं? देखिए, मुख्य अगर किसी भी व्यक्ति को पंचकर्मा करना है, तो उसमें अगर वमन विरेचन का हम अगर संबंध लगाते हैं, तो उस व्यक्ति को रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। बट नस्य, रक्तमोक्षण, बस्ती, ये थेरेपीज़ आपके डे केयर में, अगर आप घर से आते भी हो, यहाँ पे करके चले जाते हो, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम उसके बाद की जो प्रिकॉशंस है उनको
सही तरीके से समझाते हैं और डिटेल्स देते हैं। सर माई वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के जो आयुर्वेद है इसमें सर्जरीज भी एक पार्ट रहता है, तो आपने भी बोला कि पंचकर्मा एक सर्जिकल प्रोसीजर की तरह ही है, तो कुछ सर्जरीज भी होती हैं आपके पंचकर्मा में? देखिए, आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत हमारे फादर ऑफ सर्जन माने जाते हैं, तो उन्होंने सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स बताई है। उन्होंने आँखों के लिए, ईएनटी के लिए, अपने बॉडी के हर एक अवयव के लिए उन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर्स का वर्णन किया है। तो पंचकर्मा में जो रक्तमोक्षण है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, बट उसी के साथ साथ एनोरेक्टल सर्जरीज में क्षार सूत्र इत्यादि जो क्रियाएँ की जाती है वो भी सर्जिकल एस्पेक्ट है। तो आयुर्वेद में सर्जरी का एक बड़ा ही योगदान है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। और एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपकी इजाज़त हो, बिल्कुल सिंपल है कि बहुत डे टू डे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लोगों को, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए वो जनरली कोई भी क्विक फिक्स जैसे एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले लेते हैं, तो ऐसे में कुछ जो जनरल डे टू डे हेल्थ कंडीशंस आ रही हैं उसमें भी पंचकर्मा का फ़ायदा होता है? हाँ, ज़रूर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम देखिए, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी निदान परिवर्जन चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा के तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब जो उसके कॉजेस है, उसके कॉजेस को हटाने की कोशिश करते हैं, उनकी डेली रूटीन जो दिनचर्या है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये व्याधि कुछ समय बाद इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस अकॉर्डिंगली हम कुछ पंचकर्मा फिक्स ही कर देते हैं। और इसी के साथ साथ ऋतुकालीन पंचकर्मा का भी वर्णन है, जैसे वसंत ऋतु में वमन का वर्णन है, शरद ऋतु में विरेचन का वर्णन है, वर्षा ऋतु में बस्ती का वर्णन है। तो इस प्रकार से भी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पंचकर्मा प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहास, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इससे डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दे विल बी सॉल्व्ड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।